Hello all. So the topic for today is some natural phenomena and this is the topic of class 8th. तो ये टॉपिक पे हम नेचुरल फिनोमिना का क्या मतलब है, जो कुछ अपने आप से घट रहा है, मैन मेड नहीं है, हम नहीं कर रहे हैं कुछ भी. यू कैन से जो इट्स द ऑलमाइटी हु इज़ डूइंग और इट इज़ ऑल नेचुरल. So few pictures which you can see here for this topic is lightning, cyclone, volcano, earthquake, of which class 8th में आप lightning और earthquake को पढ़ेंगे. So here are the following things which you are going to study in this chapter. Firstly, the introduction, then the lightning, what is lightning, then electrical charge, transfer of the charge, what is an electroscope, what is an earthquake, और इस earthquake में हम अपने structure of earth को भी पढ़ेंगे. And then seismograph. You might not have heard this word earlier, but seismograph एक मशीन और एक डिवाइस है जिससे हम earthquake को नाप सकते हैं. And related to seismograph, you'll also study about the Richter scale. So let's go start with the introduction first. तो इंट्रोडक्शन में क्या कहते हैं, नेचुरल फिनोमिना इज नॉट अ मैन मेड इवेंट. एग्जाम्पल इंक्लूड्स द सनराइज, द वेदर, द बायोलॉजिकल प्रोसेसेस एट्सेट्रा एट्सेट्रा, एवरीथिंग. एंड इवन जो नेचुरल कैलामिटीज़ हो रही हैं वो भी नेचुरल कैलामिटीज़ में जैसे फ्लड हो गया, बारिश आ गई, ड्रॉट पड़ गया, जैसे सूखा हो गया, तो ये जो भी अर्थक्वेक्स तो आप लोगों को पता ही है. अभी रिसेंटली हमने कई जगहों पे इंडिया के अर्थक्वेक को महसूस किया है. सो ऑल दिस इज़ नेचुरल फिनोमेना. सो नाउ कमिंग टू द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज़ लाइटनिंग. ये जो लाइटनिंग है, जो हम जिसे कहते हैं बिजली कड़कना, जो हम आसानी से जब बहुत ज़्यादा बादल घिर जाते हैं एंड इट्स टू क्लाउडी, वी आर एबल टू सी द स्पार्क्स इन द स्काई. तो ये स्पार्क्स जैसे आपको इस पिक्चर में दिख रहा है, ये स्पार्क्स कहाँ से आ रही हैं, आसमान से आ रही है. क्या हो रहा है, ऐसा होता क्या है? It's a streak of bright light and sound caused by the electric discharge between the cloud and the earth or between different clouds. तो earth और cloud के बीच में क्या हो रहा है? Suppose these are two clouds here. एक cloud ये रहा, दूसरा cloud ये रहा. ये जब मूव करते हैं आपस में, दे डू मूव. मान लीजिए ये इधर को मूव कर रहा है, ये वाला इधर को मूव कर रहा है. दिस इज़ क्लाउड ए एंड दिस इज़ क्लाउड बी. सपोज दे आर मूविंग, सो व्हाट दे विल डू, दे विल रब अगेंस्ट ईच अदर. तो इनके बीच में यहाँ पे रबिंग होगी. एंड रबिंग से क्या होता है, जब भी रबिंग होती है और दो चार्ज्ड पार्टिकल्स के बीच में जब रबिंग होती है तो स्ट्राइक्स या स्पार्क्स दिखते हैं. आपने ध्यान दिया होगा, जब आपके पास एक वायर है और एक उस वायर के साथ मान लीजिए एक दूसरा वायर है और उन वायर्स में से आप इसको टच कराते हैं, व्हाट डू यू सी, स्पार्क्स कमिंग आउट. व्हेन आप जब इलेक्ट्रिकल वायर्स के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो इस तरह के स्पार्क्स दिखाई देते हैं. क्यों? क्योंकि यहाँ पे कनेक्शन, यहाँ पे चार्जेस एक्सचेंज हो रही हैं और इस एक्सचेंज ऑफ द चार्जेस को कहते हैं डिस्चार्ज ऑफ द चार्जेस. यू विल गेट टू सी दिस हियर, द डिस्चार्ज वर्ड इज गिवन हियर, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज. ओके, नाउ ये जो फिनोमेना है लाइटनिंग का, ये जो जिससे बिजली कड़कने वाली बात आ रही है, इसको किसने ढूंढा था, कैसे? So the scientist here who discovered this lightning, the process of lightning, वो कौन है? वो है बेंजामिन फ्रैंकलिन. You get to see the word here, बेंजामिन फ्रैंकलिन. क्या हुआ था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया था? So उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये बोला था, उनका जो टर्म था वो ये था कि जब हम ये सर्दियों में कपड़े पहनते हैं या हम क्विल्ट लेते हैं तो कई बार आप लोगों ने भी महसूस किया होगा, क्विल्ट में से या कहीं से भी स्पार्क्स निकल कर आती हैं जब हम कपड़े चेंज करते हैं, या ब्लेज़र, ऐसे स्पार्क्स निकल आते हैं. आप लोगों ने ध्यान दिया होगा और बड़ा मज़ा सा आता है कि अरे हमारे शरीर में करंट कहाँ से आ गया. सो ऑल दिस इज़ बिकॉज ऑफ द स्पार्क्स जो हमारे बॉडी में जनरेट हो रही, क्योंकि हमारी बॉडी भी चार्ज पार्टिकल है. और वो चार्ज क्यों पार्टिकल है? बिकॉज हमारी बॉडी 70% पानी से बना हुआ है. पानी में सबसे ज़्यादा चार्जेस होती हैं. तो जब हमारी बॉडी में रबिंग होती है थ्रू अदर ऑब्जेक्ट्स, जो हम कपड़े पहनते हैं, वुलन कपड़े पहनते हैं,
तो उससे स्पार्क्स जनरेट होती है। तो लाइटनिंग क्या है? इज अ पावरफुल सडन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अकम्पनीड बाय थंडर दैट ऑकर्स ड्यूरिंग एन इलेक्ट्रिक स्टॉर्म। यहाँ वर्ड आ रहा है थंडर। व्हाट डू यू मीन बाय थंडर हियर? थंडर का मतलब होता है जो वो साउंड आता है ना लाइटनिंग के बाद, उसको हम कहते हैं थंडर। दिस डिस्चार्ज, द डिस्चार्ज विल ट्रैवल बिटवीन द इलेक्ट्रिकली चार्ज रीजन्स। ये जो चार्जेस हैं जो आसमान में हो रही है वो कहाँ स्प्रेड होंगी? जहाँ जहाँ जिस एरिया में चार्जेस है, मतलब एक चार्ज दूसरी चार्ज को लेकर आगे को फ्लो हो जाएगा। देखिए कैसे, मान लीजिए ये क्लाउड से स्पार्क्स निकल रही हैं और यहाँ पे अगर अर्थ में ऐसी कोई ट्री है या कोई ऐसा जगह है जो गीला है, तो ये तुरंत इस चार्ज को कॉपी कर लेगा या इस चार्ज को खींच लेगा अपनी तरफ। So this happens when they are moving through charged regions. The charged regions within the atmosphere temporarily equalize themselves through a lightning flash, commonly referred to as strike. If it hits an object on the ground, it was Benjamin Franklin who discovered this. Okay. सो दिस वॉज ऑल अबाउट व्हाट इज़ लाइटनिंग। अब हम देखेंगे कि लाइटनिंग में एक्चुअली क्या हो रहा है। देयर 2 पॉइंट्स विच यू नीड टू नो। देखिए पिक्चर्स में क्या क्या दिया हुआ है, एंड दिस वन ऑफ द पिक्चर्स इज देयर इन योर बुक ऑल्सो। सो आई एम रीडिंग दिस पॉइंट्स फॉर यू, लिसन केयरफुली। सम नेगेटिव चार्जेस कलेक्ट नियर द ग्राउंड ऑल्सो। When a large amount of charge is formed, then the charges pass from the clouds to the earth, producing streaks of light and sound. The light produced is called lightning and the sound produced is called thunder. आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। It was Benjamin Franklin who discovered that lightning was electric discharge. इसको क्या कहा जाता है? lightning को electric discharge भी कहा जाता है। So for you, आप इस पिक्चर को देखिए, ये क्लाउड से आता हुआ कौन है? एक लाइटनिंग आ रही है। क्लाउड से कहाँ पे आ रही है? अर्थ पे। देखिए ये 2 क्लाउड्स हैं, इनके बीच में जब रबिंग क्रिएट होता है तो कुछ चार्जेस नेगेटिव हैं यहाँ पे और यहाँ के चार्जेस पॉजिटिव है। ये नेगेटिव चार्जेस कहाँ पे अट्रैक्ट हो रही है? अर्थ में किसी तरीके से पॉजिटिव चार्जेस बन गई हैं और ये स्ट्राइक्स इसकी तरफ अट्रैक्ट हुई, एंड वी फाइंड द लाइटनिंग और द स्ट्राइक कमिंग टू द ग्राउंड। So this is when lightning strikes the ground. अब हम देखेंगे लाइटनिंग कंडक्टर क्या होता है। उसके लिए आप इस बिल्डिंग को देखिए, यहाँ पे एक पिक्चर है बिल्डिंग की। ये जो बिल्डिंग है काफ़ी हाई राइज बिल्डिंग है। तो हाई राइज जब बिल्डिंग होती है तो ये रहता है कि वो क्लाउड्स के बड़े आसपास होंगे और हर बिल्डिंग में इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स तो होती ही होती हैं। आजकल तो बिना इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के कोई घर हो ही नहीं सकता, तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर ही रहा है सभी घर में। तो इस पूरे हाई राइज बिल्डिंग में अगर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होंगी और ऐसे लाइटनिंग अगर स्ट्राइक कर जाए तो ये घर तो पूरा ख़त्म हो जाएगा। सो हाउ टू सेव दिस? लेट अस सी। लाइटनिंग कंडक्टर्स बने होते हैं हाई राइज बिल्डिंग्स पे, जैसे ऐसे वाले। देखिए आपको दिख रहा होगा पीछे स्ट्राइक्स आ रही हैं और लाइटनिंग कंडक्टर्स इसे एक्सेप्ट करेंगे एंड इट विल गो डायरेक्टली टू द ग्राउंड विदाउट हार्मिंग द एंटायर बिल्डिंग। चेक दिस पिक्चर। ये देखिए ये एक हाई राइज बिल्डिंग है, दिस इज़ अ हाई राइज बिल्डिंग, और ये लाइटनिंग रॉड लगी हुई है और ये डायरेक्टली कहाँ जा रही है? लाइटनिंग रॉड डायरेक्टली ग्राउंड में जा रही है, तो इस बिल्डिंग को कोई हार्म नहीं होगा। लेट्स सी व्हाट इज़ द लाइटनिंग कंडक्टर। A lightning conductor is a device used to protect the building from damage due to lightning. A lightning conductor is a metallic rod. The upper end is pointed and the lower end is jointed to a metal plate buried inside the ground. When lightning strikes, the electric charges pass through it to the earth without causing any damage to the बिल्डिंग। मैंने आपको यही बताया कि यहाँ पे जो ये लाइटनिंग रॉड है ये सारे क्लाउड के स्ट्राइक्स को अब्जॉर्ब कर लेगा और सीधा ग्राउंड में पहुँचा देगा थ्रू द ग्राउंड। और यहाँ पे एक प्लेट लगी होती है, ये प्लेट बनी होती है कॉपर की, बिकॉज कॉपर इज़ द मोस्ट
फाइन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब हमें ये देखना है कि हमें प्रोटेक्शंस क्या रखनी है अगेंस्ट लाइटनिंग। चेक इट। अगर आप घर के अंदर हैं तो क्या प्रोटेक्शन होनी चाहिए, सो इफ़ यू आर आउटडोर्स तो क्या प्रोटेक्शन होनी चाहिए, और इफ़ यू आर इनडोर्स देन व्हाट प्रोटेक्शन यू आर सपोज टू डू। सो दिस इज अबाउट द प्रोटेक्शन। चेक इट। If you are outdoors, open vehicles like motorbikes, trucks, open cars are not safe. Anything open will not be safe because आपको पता है इन सब में भी metallic materials लगे होते हैं। Open fields, parks, elevated places, tall trees are also not safe क्योंकि बारिश हो रही है तो पानी गिर रहा है, पानी से गीलापन आएगा, गीला मतलब फिर वही good amount of charges. Carrying an umbrella is also not safe. Why carrying an umbrella? बारिश हो रही है, अम्ब्रेला तो लेंगे ही, क्यों मना किया जा रहा है? Because umbrella has a pointed iron part on the top and this is a very good conductor of electricity. तो इसलिए अम्ब्रेला मत लेकर जाइए, rather you wear a raincoat. In a forest, take shelter under a short tree. लंबी ट्री होगी तो जल्दी कैच करेगा, तो शॉर्ट ट्री के नीचे ही कोशिश कीजिएगा कि आप किसी शेल्टर को लें। शेल्टर मीन्स खड़े रहें। In an open field, stay away from trees, poles, metallic objects. Do not lie down. Squat on the ground with hands on the knees and the head over or the head between the hands. हाथ जिस तरह हम नीचे ज़मीन पे बैठते हैं ना स्क्वाट पोजीशन में, इंडियन स्टाइल में, वैसे बैठना है और हाथ को पकड़ लेना है। ठीक है। नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ अबाउट द प्रोटेक्शन फ्रॉम लाइटनिंग एंड थंडरस्टॉर्म इनसाइड द हाउस। तो घर के अंदर भी तो लाइटनिंग बाहर हो रही है तो हम घर के अंदर भी हमें कुछ प्रोटेक्शंस लेनी पड़ती हैं। तो वो क्या है? Lightning can strike electric wire, telephone cords and metal pipes, so contact with these objects should be avoided. हमारे घर में भी तो बहुत ही मेटालिक चीज़ें होती हैं। हमारे घर में जो करंट आ रहा है वो भी पोल से आ रहा है। आपने ये भी ध्यान दिया होगा कि जैसे ही बाहर बिजली कड़कती है, बहुत तेज़ बारिश होती है, सबके घर में पावर ऑफ हो जाता है। ये एक प्रिकॉशनरी मेजर है जो हमारी गवर्नमेंट लेती है, और अगर ऐसा नहीं है, मान लीजिए नहीं हो रहा पावर ऑफ, तो ये हमें खुद से कर देना चाहिए। इट इज़ सेफर टू यूज़ मोबाइल एंड कॉर्डलेस फ़ोन्स दैन वायर्ड फ़ोन्स। अच्छा, मोबाइल हमारे वायर्ड फ़ोन नहीं है, तो वो सैटेलाइट के थ्रू आ रही है, तो इतना प्रॉब्लम नहीं है, तो वी कैन यूज़ मोबाइल एंड कॉर्डलेस फ़ोन्स। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज लाइक टीवी, कंप्यूटर एट्सेट्रा शुड बी अनप्लग, मतलब उनकी प्लग्स को निकाल दीजिए ताकि अगर वहाँ पे सर्किट में एक्स्ट्रा करंट आ जा रहा है या कोई एक्स्ट्रा फ्लो हो रहा है तो हमारे अप्लायंसेज, हमारी जो चीज़ें हैं वो ख़राब ना हो। बेथिंग शुड बी अवॉइडेड टू अवॉइड कॉन्टैक्ट विथ रनिंग वाटर। कई बार हम बारिश हो रही है या हम नहा रहे हैं, हाथ धो रहे हैं, तो हम कई बार करंट को फील कर सकते हैं बिकॉज हमारे पास गीज़र्स अटैच होते हैं, इमर्शन रॉड्स अटैच होते हैं, तो उसमें से भी करंट फ्लो हो सकता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट प्रोटेक्शन ऑफ लाइटनिंग एंड थंडर इनसाइड एंड आउटसाइड द हाउस। अब इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? नाउ व्हाट इज़ एन इलेक्ट्रिक चार्ज? Amount of current flowing in a conductor is measured in charges. Electric charge, कितना करंट फ्लो हो रहा है उसको हम कैसे नापते हैं? उसको इलेक्ट्रिक चार्जेस के नाम से नापते हैं, और वो एक कुलम्ब, SI यूनिट इज़ 1 कुलम्ब। तो धीरे धीरे आप ये चीज़ें यूनिट्स में, जैसे डिस्टेंस मेजर होता है मीटर में, किलोमीटर में, वैसे ही SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ 1 कुलम्ब. Electric charge is a scalar quantity and fundamental quantity of a particle. Scalar quantity means हम इसको सिर्फ नाप सकते हैं, ये किस डायरेक्शन में जा सकता है इसको हम नहीं जान सकते, ये कहाँ तक पहुँचा है एज कुलम्ब हम नाप सकते हैं. आपके लिए जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है ये, like charges repel and unlike charges attract each other. Like charges मतलब सेम चार्जेस, प्लस चार्जेस हैं मतलब दो पॉजिटिव वायर्स हैं या दो पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगी तो वो क्या करेंगी, रिपेल करेंगी, मतलब छिटक जाएंगी, अलग अलग हो जाएंगी. और दो नेगेटिव चार्जेस भी ऐसा ही करेंगी बिकॉज वो सेम चार्जेस हैं. सेम चार्जेस को हम लाइक चार्जेस भी बोल रहे हैं. पर अगर एक चार्ज पॉजिटिव है और दूसरा चार्ज नेगेटिव है तो वो अट्रैक्ट करेंगी, और उस अट्रैक्शन के
चलते हमें क्या दिखाई देता है, स्पार्क्स निकलना हमें शो होता है। सो या इट्स क्लियरली गिवन इन दिस पिक्चर दैट विच one will attract and which one will repel. So I hope this is clear by everyone. Now coming to charges by rubbing. अब तक के जो हमने चार्जेस का फ्लो देखा वो दैट वाज ऑल नेचुरल थ्रू लाइटनिंग, बट अब हम कुछ चार्जेस ऐसे प्रोड्यूस हो रहे हैं जो रबिंग से होते हैं, फ्रिक्शन से होते हैं, व्हेन टू सरफेसेस आर कमिंग इन कॉन्टैक्ट. ओके, सम ऑब्जेक्ट्स कैन बी चार्ज बाय रबिंग विद अदर ऑब्जेक्ट्स. When objects are rubbed, they attract light objects like pieces of paper. This process is called charging by friction. ये देखिए पिक्चर, ये बहुत ही एक सिंपल सी एक्सपेरिमेंट है जो हमने बचपन में बहुत कर रखा है. चाहे वो कोम्ब ले रहे हों या चाहे एक स्केल ले रहे हों, और उसको अगर हम रब करते हैं तो छोटे जो पीसेस होते हैं पेपर के वो इस पर चिपक जाते हैं. मैजिकल सा लगता है, बट इट हैज़ साइंस बिहाइंड इट. तो वो क्या है देखते हैं. जब हम रबिंग कर रहे हैं ना, तो प्लास्टिक ऑब्जेक्ट्स में जब हम रब कर रहे हैं तो जो चार्जेस होती हैं, जैसे ये हमारा स्केल है, इस स्केल के पास चार्जेस ऐसे अलाइंड होती है. जब ये रब नहीं हो रखा है ऐसे होती हैं अलाइंड चार्जेस. पर जैसे ही हम इसको रब कर देते हैं तो ये माना गया है पॉजिटिव चार्जेस एजेस पर आ जाती हैं और नेगेटिव चार्जेस अंदर की तरफ चली जाती हैं. तो ये वाले पोर्शन में जो आप पिक्चर देख रहे हैं, दिस इज़ अनचार्ज्ड नाउ एंड दिस वन इज़ चार्ज्ड. तो चार्जिंग में, एंड स्पेशली इफ़ इट इज़ चार्ज्ड विथ सिल्क क्लॉथ, तो हमें यही अलाइनमेंट दिखेगी. सो व्हेन एवर एन ऑब्जेक्ट इज़ रब्ड इट गेट्स चार्ज्ड, and if it is not rubbed it remains uncharged. Okay, this you need to remember. तो जब भी मैं आपसे बोलूँगी एन ऑब्जेक्ट इज़ चार्ज्ड, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि ऑब्वियसली दिस इज़ रब्ड. सो हियर अगर आपको ये पिक्चर दिख रहा है और इसमें ये दिख रहा है कि इस कोम्ब पे ये सारे पेपर्स स्टिक हो रहे हैं, तो चार्ज्ड ऑब्जेक्ट कौन सा है यहाँ पे, कोम्ब. कोम्ब को रब किया गया. कैसे रब किया गया होगा, मे बी विद द हेल्प ऑफ द हेयर ओनली और विद द हेल्प ऑफ सम क्लॉथ. उसको ऐसे रब किया गया. रबिंग में जैसे घिसना पड़ता है, तो उसमें चार्जेस आ जाती हैं. सो वन थिंग यू नीड टू नो दैट इफ़ एनीथिंग इज़ रब्ड इट विल एक्वायर चार्जेस. और वो थोड़ी देर के लिए होगा, वो मूव नहीं करेगा, वो थोड़ी देर रहता है. उसको हम कहते हैं स्टैटिक चार्जेस. अब एग्जांपल्स देख लेते हैं. अ प्लास्टिक रिफिल, स्केल और कोम्ब when rubbed with dry hair, paper or polythene gets charged and attract pieces of paper. The charges acquired by rubbing are static charges. They do not move. When charges move, it is called electric current. Electric current is the motion of the charges through conductor. हमारे घर में भी चार्जेस फ्लो कर रही हैं, पर वो वायर में मूव कर रही हैं, तो इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट. चार्जेस जो मूव कर रही हैं, चार्जेस जो मूव नहीं कर रही हैं वो स्टैटिक चार्जेस कहलाएंगी. उसी तरीके से आपको यहाँ पे एक पिक्चर दिख रहा है, ये देखिए बलून्स हैं. अब इस दोनों बलून्स को क्या किया गया है, रब किया गया है ओवर द हेड. ये एक बलून को पहले हमने सर में रब कर लिया, फिर दूसरे बलून को भी रब कर लिया और फिर दोनों को सामने ले आया. सो व्हाट बोथ द बलून्स हैव एक्वायर्ड, फॉर एग्जाम्पल पॉजिटिव चार्जेस. तो ये दोनों बलून्स रिपेल होती हुई नज़र आएंगी बिकॉज दे हैव एक्वायर्ड बोथ द सेम चार्जेस. मान लीजिए हम एक बलून को चार्ज नहीं कर रहे हैं और दूसरे बलून को हमने चार्ज कर दिया, तो क्या हो गया, ये तो चार्ज्ड बलून है और ये अनचार्ज्ड है, तो ये आपस में अट्रैक्ट हो जाएंगे. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट one charged and one uncharged will always attract. ट्रांसफ़र कैसे होती हैं चार्जेस, उसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे किस तरह से वो ट्रांसफ़र भी हो सकती हैं. जैसे कि हियर when a charged body is brought in contact with an uncharged body, charges pass from the charged object to the uncharged object. This method of charging a body is called as charging by contact or conduction.
If a body is charged by contact, it gets the same charge as the charged body. We can observe the transfer of charge by using an electroscope. इसके बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं कि electroscope क्या होता है. The charges are transferred to the metal strips and they repel each other. This is because both the metal strips get the same charge and they will repel each other. तो हमें ये पता होना ज़रूरी है कि अगर एक चार्ज है और दूसरा चार्ज नहीं है तो दोनों अट्रैक्ट होंगे. अगर दोनों सेम चार्जेस हैं तो रिपेल होंगे. अगर एक पॉजिटिव चार्ज है दूसरा नेगेटिव चार्ज है तो भी वो अट्रैक्ट होंगे. तो इस केस में भी अट्रैक्ट होंगे, इस केस में भी अट्रैक्ट होंगे. ओके, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर. Now coming to charges by different objects. A glass rod rubbed with silk will acquire a positive charge. ये कन्वेंशन है कि सिल्क से रब किया तो पॉजिटिव होगा. एक और कन्वेंशन आपको दे देते हैं कि फर से रब किया तो नेगेटिव होगा. ये सब ढूंढी हुई एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू हमने ये आंसर्स ढूंढ निकाले. सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट. आपको ये ध्यान रखना है कि सिल्क से चार्ज है तो पॉजिटिव है, फर से चार्ज है तो नेगेटिव है. फर ले लो या वूल ले लो, you will get they are negatively charged. Okay, so here there are some again the electric charge, the same thing which we have already discussed. Now coming to electroscope, जो मैंने अभी आपको बोला हम पढ़ने वाले हैं. ये एक जार बॉटल, ये आप आसानी से घर में बना सकते हैं. दिस इज़ अ जार बॉटल. ओके, now what does this jar bottle actually do, perform for us? This jar bottle is having a metallic rod like this. Check it out. एक ऐसा metallic rod है देखिए अंदर, और उसमें ऐसे strips लगे हुए हैं. These strips are also metallic. और ये हाथ से एक rubbed straw है. ये straw बोल दीजिए या एक refill बोल दीजिए, ये rubbed है. इसको टच किया जा रहा है, मतलब हमने एक रीफ़िल लिया है जिसको हमने रब किया. ये रीफ़िल है और इसको हमने रब कर लिया. ऑब्वियसली इसमें कौन सी चार्ज आ जाएगी? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी. अब इस पॉजिटिव चार्ज को हमने टच किससे किया? इस वायर से टच किया. तो सारी पॉजिटिव चार्जेस कहाँ मूव हो जाएंगी? इस वायर से मूव हो जाएंगी क्योंकि ये कंडक्टर है. फिर ये चार्जेस कहाँ आ जाएंगी? इन दोनों स्ट्रिप्स में आ जाएंगी. क्यों आ जाएंगी? क्योंकि ये भी कंडक्टर है. अब दोनों स्ट्रिप्स में पॉजिटिव चार्ज आ गई हैं तो ये कैसे मूव होता हुआ नज़र आएगा? अपोजिट डायरेक्शन में, बिकॉज दे आर रिपेलिंग. ये रिपेल हो रहे हैं. आई होप दिस इज़ क्लियर. सो अगर किसी भी इलेक्ट्रोस्कोप को हम यूज़ कर रहे हैं तो हमें पता चल जाएगा कि ये ऑब्जेक्ट चार्ज है या नहीं है, ये ऑब्जेक्ट रब्ड है या नहीं है. अगर आप एक बिना रब किया हुआ स्केल लाते हैं जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव और ऐसे चार्जेस हैं और इसको आप यहाँ पे टच करते हैं तो यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं होगी. यहाँ पे नो रिपल्शन विल बी सीन हियर. दैट मीन्स द ऑब्जेक्ट विच यू हैव टच्ड, दैट इज़ द स्केल, वॉज अनचार्ज्ड. तो एन इलेक्ट्रोस्कोप इज़ अ डिवाइस which is used to check whether an object is having charge or not. ये रहा उसका definition. And device used to test whether an object is having electric charge or not. So the same thing again and again. I hope you understand. Now coming to electric discharge. जब भी कोई चार्जेस मूव कर रही हैं, मान लीजिए इसमें से चार्जेस मूव कर रही हैं और किसी ने इसे टच कर लिया तो ये चार्जेस इस पे चली जाएंगी और यहाँ से ख़त्म हो जाएंगी. दिस इज़ कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज. इफ़ वी टच अ चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप विद आवर हैंड, द चार्जेस पास थ्रू आवर बॉडी टू द अर्थ. डायरेक्टली हमारा हाथ है तो ये साइड कहाँ पहुँच जाएगा? अर्थ में पहुँच जाएगा. एंड दिस इज़ कॉल्ड एज अर्थिंग. The process of transferring of electric charges from charged body to the earth is called as earthing. अर्थिंग इज़ प्रोवाइडेड टू द बिल्डिंग्स. अब ये अर्थिंग का जो प्रोसीजर है ये बिल्डिंग्स में भी प्रोवाइड की गई है. आपने देखा होगा हमारे पास एक प्लग होता है जो 3 पिन प्लग होता है, कुछ ऐसा. उसमें जो ये वाला डॉट है या ये वाला जो पॉइंट है, दिस इज़ फॉर अर्थिंग. वाई? बिकॉज मैनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज मे कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी एंड मे हार्म द अप्लायंस, तो वो तुरंत अर्थ पे चला जाए, इसीलिए हम अर्थिंग भी प्रोवाइड करते हैं. ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर टिल हियर. आवर नेक्स्ट टॉपिक विल बी
earthquake. An earthquake is a sudden shaking or trembling of the earth caused by the disturbance deep inside the earth's crust. अर्थ क्रस्ट, इसको जानने के लिए आपको अर्थ का स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा. ये रहा अर्थ का स्ट्रक्चर. जो टॉप मोस्ट लेयर है जहाँ पे हम रहते हैं उसको हम क्या कहते हैं? क्रस्ट. उसके नीचे क्या है? मेंटल. ये रहा मेंटल. और उसके नीचे है आउटर कोर और इनर कोर. तो क्रस्ट पे ही शेकिंग हो रही है. इस तरीके से आपको दिखाई देगा ब्रशिंग यहाँ पे. तो इससे क्या होगा? अर्थ में शेकिंग होने के कारण हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेम्बलिंग्स मिलती हैं. ये देखिए, ये है तो सुनामी, पर आप जस्ट इसको हटा दीजिए तो ये अर्थ का क्रस्ट है जहाँ हम रहते हैं. इसमें ऐसे ब्रशिंग चल रही है. ये इधर और ये इधर ब्रश कर रहा है. तो जिससे यहाँ पे ये गैप प्रोड्यूस हो रहा है. द गैप विच इज़ प्रोड्यूस्ड हियर ड्यू टू ब्रशिंग कॉजेज एन अर्थक्वेक. मान लीजिए इसके ऊपर कोई बिल्डिंग आ जाए, यहाँ पे कोई बिल्डिंग आ जाए तो ऑब्वियसली ये बिल्डिंग गिर तो जाएगी. सिमिलरली सुनामी में क्या होता है? सी बेड में जब पानी के ऊपर धरती, पानी के नीचे जो धरती है वो ऐसे ब्रश करने लगती है, ब्रशिंग, तो पानी में ऊपर वेव्स आते हैं. एंड देयर आर हाई वेव्स कॉजिंग डिस्ट्रक्शन. वी कॉल इट एज सुनामी. So people who are living on the earth, they experience this because trembling means sudden movements होती हैं जिससे बहुत सारा नुकसान होता है. So for the continuation, अब earthquake outer most layer of the earth पे हो रहा है क्योंकि हमारा क्रस्ट जो है ना एक सिंगल प्लेट नहीं है, बहुत सारे फ्रैगमेंट्स हैं. ऐसे अर्थ पे हम नहीं रह रहे हैं. हम कैसे अर्थ पे रह रहे हैं? ऐसे अर्थ पे रह रहे हैं. ऐसे प्लेट्स बनी हुई हैं. तो हम जब रह रहे हैं इस पे, तो इनमें जब मूवमेंट्स होंगी, ये ऊपर आएगा, ये नीचे, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो बिल्डिंग्स हैं वो तो मूव करेंगी. और हम बिल्डिंग के अंदर रहते तो हमें एक ट्रेम्बलिंग, एक मूवमेंट पता चलती है. सो दीज आर कॉल्ड फ्रैगमेंट्स ऑफ द अर्थ. और इस जोन को हम क्या कहेंगे? सीज्मिक जोन्स. When these plates brush past each other or when one plate goes under another plate due to collision, they cause disturbance and causing earthquake. The boundaries of the plates are the weak zones called as the seismic zones. ये मैंने अभी आपको बताया. अब earthquake मान लीजिए हो रहा है, तो प्रोटेक्शन कैसे करना है हमें? इनसाइड एंड आउटसाइड. जिस तरह हमने लाइटनिंग में देखा था वैसे ही earthquake के लिए कैसे प्रोटेक्शंस हैं. The building in seismic zone should be designed such that they can withstand tremors due to earth. अब बिल्डिंग्स ही ऐसे बने कि वहाँ पे ट्रेमर्स हो तो वो अपने आप से बच जाए. बुर्ज खलीफा, एंटीला, ये सब हाई राइज बिल्डिंग्स हैं. ऐसे बहुत और बिल्डिंग्स हैं जिनमें ये सारी सुविधाएं दी गई हैं, ये टेक्निक्स लगाई गई हैं कि अगर अर्थक्वेक भी आ जाए, सुनामी भी आ जाए, तो ये बिल्डिंग्स को कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा. Materials like mud, wood, light roof should be used instead of heavy materials. पर जिन बिल्डिंग्स का भी मैंने नाम लिया, आपको ये पता है कि उनमें मड का तो वो बना नहीं है, पर फिर भी उनमें ऐसे टेक्निक्स लगाई गई हैं. पर जैसे जापान है, जापान में बहुत अर्थक्वेक्स आती है, तो मोस्टली वहाँ पे सारे घर लकड़ी के बने हुए हैं ताकि अगर वो ढह भी जाए, इफ़ दे गिव ऑल्सो, इफ़ दे फॉल डाउन ऑल्सो, इट्स नॉट हार्मिंग द पीपल दैट मच जो हमारे इंडिया में होता है, बिकॉज आवर हाउसेज आर मेड अप ऑफ ब्रिक एंड सीमेंट. Heavy objects like cupboards, water heaters, etc. should not be fixed on the wall. क्यों? क्योंकि अगर वॉल में फिक्स होता है, वॉल मूव करेंगे, वॉल के साथ साथ वो भी नीचे आकर गिरेंगी और वो हैवी होती हैं. All buildings should have fire lightning equipments. जब अर्थक्वेक होता है तो मूवमेंट के कारण क्या पता करंट भी एक्स्ट्रा फ्लो होने लगे, आग लग जाए, तो उस केस में एक सेफ्टी के लिए फायर लाइटिंग इक्विपमेंट्स भी होनी चाहिए. इफ़ यू आर एट होम, तो कैसे? शेल्टर टू बी टेकन अंडर अ टेबल. अब देखिए, हम टेबल के नीचे शेल्टर लेंगे. मान लीजिए ये हमारा टेबल है, ठीक है, हम यहाँ शेल्टर ले रहे हैं, तो क्या होगा? अगर रूफ गिरे भी तो टेबल के ऊपर गिरेगा, सीधा हमारे सर पे नहीं गिरेगा, तो थोड़ा बहुत हम सेफगार्ड हो जाते हैं. इफ़ यू आर इन द बेड, डू नॉट गेट अप इन द बेड. प्रोटेक्ट योर हेड विद अ पिलो. वही सेम थिंग, अगर आप बेड पे हैं तो क्या करेंगे आप? लाई डाउन देयर ओनली, लेटे रहिए. ये आपका सर है तो इसके ऊपर एक पिलो लगा दीजिए. सर को ज़्यादा बचाना ज़रूरी होता है. स्टे अवे फ्रॉम द टॉल एंड हैवी ऑब्जेक्ट्स. में
fall on you. जहाँ पे भी टॉल और हैवी ऑब्जेक्ट्स हैं वहाँ से दूर हट जाइए. और आपने ध्यान दिया होगा जैसे हमारे वॉल्स होते हैं, तो ऐसे वॉल्स होते हैं हमारे कॉर्नर वॉल्स, ये रहे ऐसे वॉल्स होते हैं हमारे क्यूबॉइडल शेप में. तो यहाँ पे ये जो वॉल है ना, यहाँ पे टिक कर खड़े हो जाइए ताकि ये जॉइंट आपको बचा ले, आपको कोई नुकसान आने ना दे. If you are outdoors, then what will you do? Find an open area from the buildings, trees, power lines and lie on the ground. अगर आप बाहर हैं तो इन सारी चीज़ों से हट जाइए और सीधा खाली जगह पे भाग के चली जाइए, whether it is an open ground or a park. If you are in a car or a bus, ask the driver to slow down and don't get out till the tremors stop. शांति से चुपचाप गाड़ी में बैठे रहिए बिकॉज वो सेफेस्ट जगह है. और अगर आप बाहर हैं तो धीरे धीरे चलिए ताकि क्रैक्स के बीच में गाड़ी ना आ जाए और आप नीचे ना धंस जाएं. तो दिस इज़ व्हाट यू आर सपोज टू डू. नाउ हाउ कैन वी गेट टू नो अबाउट एन अर्थक्वेक थ्रू अ सीज़मोग्राफ. ये एक मशीन होती है जिसको हम कहते हैं सीज़मोग्राफ. इसमें ना अर्थक्वेक की जो वेव्स हैं वो यहाँ पे एक पेपर पे बन जाती है. दिस इज़ देयर इन योर बुक ऑल्सो, सो चेक इट. इट्स अ डिवाइस that can detect the sensitivity of the earthquake. तो इसके कारण ये कहाँ पे सबसे पहले ढूंढी गई थी? चाइना में. और इसमें क्या होता है, एक स्टैंड है और ये रहा ड्रम, ये एक पेंडुलम है. पेंडुलम के साथ एक पेन अटैच्ड होता है. इस पेन के बगैर कोई काम नहीं हो सकता. पेन का होना बहुत ज़रूरी है. पेन होगा तो तभी हम यहाँ पे ये ग्राफ जो बन रहा है वो बन पाएगा. सो दिस बॉल ऑफ द पेंडुलम इज़ हैविंग अ पेन लाइक दिस. और इस पेन को कहाँ मूव होता है, जैसे ही शेकिंग होगी ना तो ये पेन ऐसे मूव करेगा. ड्रम जो है वो रोटेट करती है, ड्रम रोटेट करेगी और ये पेन ऐसे ग्राफ बनाता चला जाएगा, जिससे हमें पता चल जाता है कि कितना शेकिंग हो रहा है और कितना बड़ा अर्थक्वेक है. सो लाइक दिस you get the pictures and it's even given on your in your book. So check it out here. There is a rotating drum, there is a weight or a bob, this is the spring and the pen. Okay, so this is how we get to know. जब ये waves हमें मिल गई तब हम इसको check कर सकते हैं on a scale which is known as the Richter scale. So this Richter scale gives us the magnitude of the earthquake. कि कितना, आपने सुना होगा 7.5 Richter like that or 4.5. So this is all about the earthquake and the seismograph. How does it work? I hope my session is beneficial for you. Stay tuned and take care. Thank you.